नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ महेश सैनी जी उत्तराखंड से, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी हैं और तमाम बड़ी अपडेट हम इनसे लेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास, क्योंकि आज पांचवें चरण का चुनाव है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है और तमाम क्या अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। हमेशा आज पांचवें चरण का मतदान है और पांचवें चरण के मतदान के साथ ही बहुत सारी सीटों पर मतदान पूर्ण हो जाएगा। और बताना चाहूंगा कि इसके बाद केवल 2 चरण और बचेंगे, बिल्कुल। जिसमें 25 तारीख को मतदान होगा और 1 जून को मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह हो जाएगी। बताना चाहूंगा कि जिस समय देश में जैसे इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव है कि इन लोकसभा चुनावों में चुनाव के कई रंग हमें देखने के लिए मिले हैं, जहां आरोप की बात है, वार प्रत्यारोप की बात है, और दूसरी तरफ वहीं पर इस चुनाव में ये भी देखने के लिए मिला है कि हर चरण में एक नए तरह का वार प्रतिवाद रहा है। बिल्कुल। चरणबद्ध तरीके से इसमें हमने देखा है इस चुनाव में कि चरणबद्ध तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। ऐसा नहीं रहा कि जो मुद्दे पहले चरण में रहे हैं उन्हीं मुद्दों को दूसरे चरण में हवा दी गई हो। यहाँ जहां हम देख रहे हैं कि पांचवें चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए जिस तरह के शब्द शैली का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि शहजादी की भाषा नक्सलियों जैसी है। निवेशकों को लेकर के जो बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि कल वो जमशेदपुर में थे और जमशेदपुर में उन्होंने जो कहा है कि जो शहजादे मतलब राहुल गांधी को संबोधित करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी भाषा जो है नक्सलियों जैसी। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि अब तक हुए 4 चरणों में आज का जो मतदान है सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें केवल 49 सीटें ही शामिल हैं। बिल्कुल। इसमें 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान होना है। यहाँ हम देखें कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें हैं, बिहार की 5 सीटें हैं, उड़ीसा की 5 सीटें हैं, झारखंड की 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, लद्दाख की 1 सीट है। इस तरह से कुल 49 सीटों पर मतदान होना है। मैं बताना चाहूंगा कि 2019 का जब चुनाव था तो इन सीटों पर हमने देखा कि 60 प्लस जो परसेंटेज रहा वोटिंग का रहा है। इस बार हमने देखा है कि पहले चरण से लेकर के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जहां राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती रही है, दूसरी तरफ हमने देखा है कि चुनाव आयोग भी इसको लेकर चिंतित रहा है। हालांकि चौथे चरण का जो मतदान हुआ है वो पिछले 3 चरणों की अपेक्षा कुछ ज्यादा हुआ है, और जो कवायद की जा रही थी, जो कोशिश की जा रही थी, वो कोशिश पूरी तरह तो नहीं पर कुछ हद तक जरूर सफल हुई है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और ये भी देखने में आया है कि बहुत सारी चीजें, कई बार कई चीजों का हवाला दिया गया कि एक तो मौसम का हवाला दिया गया कि मौसम के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बताइए कि मतदाता की उदासीनता रही है, इस कारण से ये मतदाता घर से नहीं निकले हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं चुनाव में, ये सारी चीजें यहाँ पर कारगर रही हैं कि इन कारणों से मतदान प्रतिशत कुछ पिछली चुनाव की अपेक्षा कम हुआ है। उस तरफ हम देखें एक और खबर जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है, वो है स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण चल रहा है। स्वाति बिल्कुल। मालीवाल के प्रकरण को लेकर के कल अरविंद केजरीवाल के आवास पर पुलिस पहुंची थी और वीडियो रिकॉर्डर जब्त किया है। कल जिस तरह से देखा कि जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, उन पर कथित हमले का जो मामला चल रहा है उसमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर सरकारी आवास जो है उनका, वहां सीसीटीवी रिकॉर्डर जो डीवीडी होता है उसको लिया गया है। सबूतों से छेड़छाड़ की धाराएं भी अनुमान है कि इसमें जोड़ी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से पहले घटनाक्रम हुआ, उनकी पिटाई का उन्होंने आरोप लगाया जी। और आरोप लगाने के बाद में जो देखी गई कि बेबहू की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये तमाम घटनाक्रम चलता रहा है। बिल्कुल। मैं यहाँ एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जंगल में तलाश जारी है। अजरबैजान सीमा के पास ये हादसा हुआ है।
देर रात तक खोजी टीमें जो हैं वहां पर तलाश करती रही। 2 हेलीकॉप्टर थे जो जिनको 3 हेलीकॉप्टर कुल जाना था, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर अनियत स्थान तक पहुंच गए थे और तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति हैं ईरान के और हुसैन आमिर जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया ये बताया जाता है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर चिंता जताई है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर को ले जा रहा जो हेलीकॉप्टर था वो लगभग 7:30 बजे शाम की घटना बताई जा रही कि अजरबैजान की सीमा के पास क्रैश हो गया है। इसमें पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती भी शामिल थे। एक बात बताइए कि देर रात तक क्रू से संपर्क हुआ है और संकेत है कि घटना अधिक गंभीर नहीं है। हादसा ऐसे समय हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव के हालात हैं। फिलहाल इसे मौसम के कारण हुआ हादसा माना जा रहा है, क्योंकि रईसी जो है इब्राहिम रईसी कट्टरपंथी माने जाते हैं, 2021 में राष्ट्रपति बने थे। यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस हादसे के बाद में जहां ईरान की मस्जिदों में दुआओं का दौर जारी है कि सभी को सुरक्षित रखने के लिए दुआएं की जा रही हैं, दूसरी तरफ बाजारों में सन्नाटा पसरा गया है। हालांकि ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि यदि ईरान में राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कमान संभालते हैं। बिल्कुल। उसके बाद 50 दिनों में चुनाव कराना जरूरी हो जाता है और ईरान का जो कानून है उसके मुताबिक राष्ट्रपति को सरकार का प्रमुख माना जाता है, जबकि सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। खामनेई इस वक्त हेड ऑफ स्टेट की भूमिका में है। मैं बताना चाहूंगा कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के लापता हो जाने के बाद में ईरान की मस्जिदों में उनकी सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। वहीं देश भर में मातम छाया हुआ है, बाजार बंद कर दिए गए हैं और इस्लामिक क्रांति के बाद से लगातार इब्राहिम रईसी सुर्खियों में रहे हैं। जून 2021 में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। इससे पहले वे 2019 में देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया है। रईसी के पास रईसी के जो पिता हैं वो एक मौलवी थे। रईसी के बारे में बताया जाता है कि जब वो 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि उनका जो खोज अभियान जारी है अजरबैजान की सीमा पर ईरानी शहर के जुल्फा में घटनास्थल पर रईसी के लिए तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। एक और खबर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अमेरिका में जिस तरह से एक रैकेट सक्रिय है, जो भारतीय लोग जो वहां रहते हैं उनसे जबरन वसूली का एक अभियान चलाते हैं, एक गैंग चलाते हैं और हमले भी कराते हैं। बिल्कुल। हालांकि इस घटना को लेकर के एफबीआई जो वहां की सीक्रेट संस्था है, सीक्रेट एजेंसी है, उसने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के एफबीआई जो एजेंट हैं सिद्ध पटेल, उनके हाथ में वसूली से जुड़े मामलों की कमान है और उन्होंने कहा है कि इस समय भारतीयों के साथ हो रही वसूली की घटनाएं साधारण नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की वसूली नहीं होती थी। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जो वसूली की घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। इसमें पैसे देने के लिए कई स्तर पर मजबूर किया जाता है। वहाँ जो भारतीय समुदाय रह रहा है उनके लिए खतरे की गंभीरता को देखते हुए एफबीआई ने अंग्रेजी के अलावा हिंदी, पंजाबी और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में चेतावनी वहां पर जारी की है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वहां पर हेट क्राइम की श्रेणी में आती है और हेट क्राइम में लगभग 17% की बढ़ोतरी का जो आंकड़ा है वो चिंताजनक बना हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करें कि लंदन की तो वहाँ विदेशी छात्रों को ब्रिटेन आने से जो रोक लगाने की बात सुनक ने कही थी उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। अब वहाँ की जो शिक्षा मंत्री हैं, लंदन की जो शिक्षा मंत्री गिलियन हैं, वो इस भारतीय छात्रों को जो वीजा घटाने की बात पीएम सुनक ने कही थी, उनकी नीति की जो बनाई थी उस नीति के खिलाफ जो गिलियन है वो खड़ी हो गई। दूसरी तरफ किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान से जो वहाँ हिंसा चल रही है और उस हिंसा के चलते लगभग 180 पाकिस्तानी छात्र वहां से लौट आए हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि यूक्रेन में जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है, यूक्रेन के घटनाक्रम में देखें कि चूंकि वहाँ उसके जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि वहां पर युद्ध चल रहे हैं तो युद्ध की वजह से चुनाव ना होने से अपने कार्यकाल के बाद भी जेलेंस्की जो है वो वहां राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें। दूसरी तरफ यदि हम देखें जैसा कि चर्चा की जहां से हमने शुरुआत की थी कि भारत में आज जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वहां 5वें चरण का मतदान है और इन 5 चरण के मतदानों पर
एक कई दिग्गजों की साख जो दांव पर है। मैं बताना चाहूँ कि राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला और राजीव प्रताप रूडी और चिराग पासवान, ये प्रत्याशी आज मैदान में हैं। इनके बिल्कुल। भाग्य का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। जी। जी निशा। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, उत्तराखंड की बड़ी खबर आज क्या है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं बता दूं कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे ही जो श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ आए थे, लगभग उनकी संख्या 2700 थी। और वो लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में कैंप बनाए हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि साउथ के कर्नाटका और चेन्नई और उड़ीसा से भी वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। तो इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया और उन्हें सभी श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा की परमिशन दी, स्पेशल पास बनवाए गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। और साथ ही मैं बता दूं निशा कि केदारनाथ में आस्था का जो सैलाब है वो 24 घंटे, पहली बार इतिहास में ऐसा माना जा रहा है कि एक भी सेकंड के लिए वहां पर जयकारे नहीं रुके। महादेव के नारों के साथ साथ श्रद्धालु लगातार दर्शन करते रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इतनी भारी तादाद में वहां श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन फिर भी वहां की जो व्यवस्था थी चाक चौबंद रही। नैनीताल के पास एक एक्सीडेंट हुआ है टेम्पो ट्रैवल का, रात्रि की ये घटना है। इसमें दिल्ली के लोग थे और लोग इसमें सवार थे और इसमें से 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोगों की स्थिति सामान्य है। आपको एक बात और बता दूं दिशा में कि यहाँ पर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर का एक वीडियो लगातार सुर्खियों में रहा है। हमारे चैनल ने भी प्रमुखता से दिखाया था। आज कल घटना है कि कल उनकी प्रेमिका और विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा जो प्रेम है वो राधा कृष्ण वाला प्रेम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या रहा होगा। बिल्कुल। निशा, मैं एक बात और बता दूं, बद्रीनाथ हाईवे के पास पीपल कोठी के निकट एक गुजरात के ट्रेवल्स एजेंसी का एक टेम्पो ट्रेवल वो भी पलट गया था। चीख पुकार सुनी गई। वहां पर रात्रि में लोग, जो अन्य लोग दर्शन के लिए आए हुए थे, उन्होंने उन्हें बचाया, लेकिन ये लगभग 18 यात्री सुरक्षित हैं। साथ ही मैं निशा ये बता दूं कि हेमकुंड साहिब 25 मई को खुलेंगे उनके कपाट। और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के अनुसार 3500 श्रद्धालु ही एक दिन में वहां पर दर्शन कर पाएंगे। इससे ज्यादा कि वहां का कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जी। निशा, में एक बात बता दूं, अभी जो सरकार ने निर्णय लिया था 50 मीटर के अंदर कोई भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में कोई भी व्यक्ति रील नहीं बना पाएगा। उस पर थोड़ी सी नरमी रखते हुए ये कहा गया है कि पहली बार उसे वार्निंग दी जाए, उस श्रद्धालु को वार्निंग दी जाए या उस समूह को वार्निंग दी जाए। यदि वह नहीं मानता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये थोड़ी सी एडवाइजरी में उन्होंने अभी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। जी। उत्तराखंड फूलों की घाटी भी कहा जाता है। 1 जून से फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ लगातार देश विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं। विदेशी जो पर्यटक आएंगे उनसे 800 रुपये लिए जाएंगे घूमने के लिए, और देशी पर्यटक जो हिंदुस्तान के होंगे उनसे 200 रुपये का शुल्क सरकार ने रखा है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पूरे विश्व का सबसे ज्यादा यहाँ पर फूल पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। जी। यमुनोत्री और गुजरात की मैं बात करूं तो अभी तक की जो दुर्घटनाएं हैं उसमें एक इजाफा हुआ है। अब ये संख्या 18 पहुंच गई है। एक व्यक्ति की कल रात्रि में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। जी। निशा, यहाँ पर उत्तराखंड निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसमें भाजपा सहित भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारने के फिराक में है। लेकिन चूंकि आचार संहिता 6 तारीख तक है और 2 तारीख तक कार्यकाल रहेगा, अभी यहाँ पर प्रशासक नियुक्त हैं
सभी लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कब तक बढ़ाई जाएगी। साथ ही ये भी है कि आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी, ये सबकी नज़र बनाए हुए हैं। देखना है कि किस तरीके से ये लोग लेते हैं। जी बिल्कुल। निशा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ उत्तराखंड में महिलाएं लगातार शराब की विरोध करती रही हैं। जी। एक दुकान है बदड़ी में, वहां पर कल महिलाओं ने बहुत बड़ा हंगामा किया, लेकिन ये रहा कि बीच में कुछ एनजीओ आए हैं, कुछ राजनेता आए हैं, उनसे मामला बिगड़ते बिगड़ते संभल गया है। लेकिन पुलिस की तीखी नोक-झोंक महिलाओं के साथ हुई है। एक महिला को हल्का-फुल्का चोट भी आई है, लेकिन ये लगातार कल पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में बना रहा। जी। जी, ज्ञानेश जी से हम उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की आज क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। ज्ञानेश जी। निशा, लोकसभा चुनाव 2024 पांचवें चरण के लिए मतदान की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो चुकी है और शाम को 6 बजे तक मतदान वोटिंग होनी है। वहीं हम बात करें निशा, तो लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर सोमवार को आज यानी कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान की शुरुआत हुई है। और बता दूं कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आशुतोष टंडन जी एक्सपायर कर चुके थे, उनकी जगह दोबारा चुनाव हो रहा है। जी। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदेव पिड़वा ने गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी की है मतदान केंद्र पर, और धूप से बचाव के लिए जो बिजली आपूर्ति आदि के जो समुचित इंतजाम है वो करने के निर्देश दिए। बता दूं कि मतदाता शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर अगर कतार में लगे हैं तो वो वोटिंग कर सकेंगे। जी। और इन लोकसभा में मतदान होना है कि 14 लोकसभा सीटों पर मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज तथा गोंडा। जी। और इन 21 जिलों में आती हैं 14 सीटें, जिसमें कि 14 लोकसभा सीटें लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच तथा बलरामपुर जिले में वोटिंग होनी है। वहीं जी। बता दूं कि कुल मतदाता 2,71,36,363 वोटर जो है वो वोट डालेंगे। जी। और इनमें इन लोकसभा सीटों पर कुल 2,71,36,363 मतदाता हैं, जिसमें 1,44,05,097 ये पुरुष हैं। इनकी संख्या है जो 1,27,30,181 इनमें महिलाएं वोटर है जी। जी। और 1,080 थर्ड जेंडर है। तो ये पूरा ब्यौरा मैंने बताया निशा कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश पे जो संख्या है वो वोटरों की संख्या है। वहीं सुबह से शुरुआत होने के बाद में ईवीएम की खराबी के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि 139 बूथ पर महोबा में ईवीएम में खराबी आई है और यहाँ पर सुबह 7 बजे से शुरुआत होना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। ईवीएम पैड खराब बताया जा रहा है और पीठासीन अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को ये जानकारी दी है। मतदान के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये शहर के वीर भूमि डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र का मामला बताया जाता है। मैं बताऊंगा कि सुल्तानपुर में अमेठी में भी ईवीएम में खराबी आई है। 372 में संसारी पूरी बूथ संख्या 372 ईवीएम खराब बताई जा रही है और बूथ संख्या 372 पर अभी भी मतदान शुरू नहीं हुआ। जिससे मैं बात करूंगा कि कल जो है फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में काफी भगदड़ मची और बेकाबू भीड़ मंच पर आगे बढ़ रही थी, जिससे दोनों नेताओं को बिना भाषण के लिए वापस लौटना पड़ा। ये पूरा मामला प्रयागराज के गंगा पार इलाके में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली होनी थी। काफी गर्मी की वजह से दोपहर में खड़ी धूप, उसमें उमस के बावजूद भारी भीड़ दिखाई दी और दोनों नेताओं को सुनने और करीब से देखने के लिए इतना क्रेज था कि भीड़ आगे बढ़ती चली जा रही थी और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास भागते हुए लोग पहुंचे। मंच पर अफरा तफरी हो गई। काफी भीड़ की वजह से राहुल और अखिलेश को संक्षेप में अपनी बात को रखना पड़ा और फिर वहां से उनको निकलना पड़ा।
सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से दोनों नेताओं को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया और अगली रैली के लिए फिर निकले। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस नेता और राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भीड़ के बेकाबू होने के कारण जनसभा को संबोधित करते दोनों भाषण दिए बिना ही लौट आए। दोनों ने बिना भाषण लौटने पर सीएम योगी ने एक चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि रविवार को फूलपुर में ही थे। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले दोनों लड़के भी फूलपुर आए थे, पब्लिक ही नहीं चाहती थी, इसलिए बैरंग लौट गए। लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते थे। पीएम योगी ने कहा कि जनता मुझे जान गई है, इसलिए जनता को जनार्दन बोला गया है। दो लड़कों की जोड़ी यहाँ से बैरंग लौटी। यह जोड़ी यहाँ जोर आजमाइश करने आई थी, लेकिन फूलपुर की जनता ने उसे वापस लौटा दिया। जी। वहीं बता दूं निशा की समाजवादी पार्टी के विधायक रहे मनोज पांडे को बीते दिनों बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली है, लेकिन अब सपा भी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है और सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले मनोज पांडे की अब विधायकी की सदस्यता जा सकती है। जी ज्ञानेश जी। कि एक घटना बड़ी गाजियाबाद की है, जहां पर दो सगे भाइयों ने अपनी नाबालिग बहन के साथ में गैंगरेप किया। बता दूं निशा की 14 साल की 8वीं क्लास की नाबालिग लड़की जब प्रेग्नेंट हुई है तब उसका खुलासा हुआ और बीते 6 महीने से दोनों सगे भाई अपनी बहन के साथ में दुष्कर्म कर रहे थे। मां को जानकारी हुई तो मां ने दोनों पर एफआईआर दर्ज कराया है और ये दोनों करीबी भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ का मामला बताया जाए। जी। कल जेल भेज दिया गया। जी ज्ञानेश जी। वहीं मैं बात करूंगा कि एक एटा जनपद के नया गांव में बूथ कैप्चरिंग का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई। जी ज्ञानेश जी। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उत्तर प्रदेश के अपडेट देने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। हमारे एडिटर सूरज जी ने तमाम राष्ट्रीय स्तर पे, चुनावी स्तर पे और तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी खबरें थी जो लगातार सुर्खियों में थी, आज तमाम खबरें आप तक बताई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।